गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी? सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ और मुझे बताओ कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं। जल्दी से रिस्पॉन्ड करो भाई, जल्दी से रिस्पॉन्ड करो। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ भाई और सेशन करते हैं शुरू। अच्छा ये बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर? जल्दी बताओ बेटा। मोनी, निकुंज, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई शुरू करते हैं। आज हमारा डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के राजवंश का पार्ट 3 है और आज खिलजी डायनेस्टी को ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। थोड़ा सा पोर्शन बच जाएगा, कल वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलो बिल्कुल सभी लोग एक बार जल्दी से जुड़ जाओ, फिर शुरू करते हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाओ, फिर शुरू करते हैं बेटा। चलो भाई शुरू करें। सभी लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाओ। बड़े धीरे धीरे आ रहे हो भाई, हाँ बड़े धीरे धीरे आ रहे हो तुम लोग। चलो देखो, तो हम लोग ऑलरेडी ये जो स्लेव डायनेस्टी है, गुलाम वंश या मामलुक डायनेस्टी है, इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, है ना। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मामलुक या जो गुलाम वंश है 1206 से 1290, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। हमें इसमें 4 रूलर्स पढ़ने थे, 4 शासक पढ़ने थे, वो हमने पढ़ लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक जो काम का था थोड़ा, उसके बाद इल्तुतमिश जो बहुत ज्यादा काम का था, फिर रजिया सुल्तान, उसकी पूरी कहानी पढ़ी हम लोगों ने, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बलबन को। बलबन तो और भी खतरनाक निकला है ना। सिजदा और पाबोस मैंने तुम्हें बताया था कैसे उसने शुरू किया था, चहलगानी को खत्म कर दिया, खुद उसका पार्ट था, खुद ही उसको खत्म कर दिया। तो निकुंज बेटा जब भी पता चलेगा ना, साहिल सर जरूर आपको इन्फॉर्म करेंगे, चाहे वो शॉर्ट्स के थ्रू करें या इवेंट लेके आए। तो जैसे जैसे रेलवे कोई नया अपडेट दे रहा है ना, वैसे वैसे हम खुद भी इंटरनल सोर्सेज से लगे हुए हैं कुछ ना कुछ पता करने के लिए कि क्या चल रहा है। ठीक है, पर जितना हमें पता चल पा रहा है, वी आर गिविंग आवर बेस्ट और आप सबको वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाई जा रही है। ठीक है बच्चे। अच्छा शुभम, एटीएम बैच में भी बच्चे यही बोल रहे थे कि रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो शो नहीं हो रही हैं। मैं एक बार टीम से बात करता हूं, सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट की नहीं हो रही है या सभी की नहीं हो रही है? जल्दी बताओ। जैसे कल तो क्लास हुई नहीं, जैसे कल तो क्लास हुई नहीं, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन भी आ गया होगा, कल तो क्लास ही नहीं थी, तो कल की तो वहां पे मिलेगी नहीं, उससे पहले की तो सारी होंगी। सभी की? अच्छा सभी की। अगर सभी का तो फिर कोई ऐप का सर्वर का इश्यू होगा, मैं टीम को एक बार इंफॉर्म कर दूंगा, डोंट वरी। टीम कोई ना कोई सॉल्यूशन वैसे भी खुद से भी निकाल ही रही होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस जा रहे हैं। ठीक है, चलो हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल लोड मत लो, बिल्कुल लोड मत लो। टेक्निकल चीजें हल्का फुल्का ग्लिच हो जाता है। अच्छा पीडीएफ नहीं मिल रहा महेंद्र? पीडीएफ का कितनी बार बोल दिया यार। ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है। पीडीएफ का मैं एक बार थोड़ा सा इसको स्ट्रिक्टली बोलता हूं अपने लेवल पे, ताकि टाइम से पहुंचे सारी की सारी, क्योंकि यहां से फॉरवर्ड कर दी जाती है। एनीवेज हम शुरू करते हैं। पीडीएफ का लोड मत लो और वीडियोस का लोड मत लो, टीम अपने आप काम कर रही है, उनकी जिम्मेदारी है, उनको मालूम है बच्चे जान खा जाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, चलो चलो देखो ध्यान से। अब हमारे पास अगली जो डायनेस्टी है, अगला जो वंश है वो है खिलजी, जिन्होंने ज्यादा नहीं 1290 से
1290 से 1320 के बीच में शासन किया है। मैं आपको बताऊं, वो बलबन याद है, बलबन का पोता आया था शासन करने, फखरुद्दीन नाम के नोबल ने, अमीर ने, मिनिस्टर ने कैकूबाद जो कि बलबन का पोता था उसको गद्दी पर बिठाया था। पर खिलजी जो नोबल्स थे, खिलजी अमीर थे, उन्होंने उसको बैठने नहीं दिया कि भाई ये तो नल्ला आदमी है, हम इसके अंडर काम नहीं करेंगे। और फिर खिलजियों ने कैकूबाद और जो भी उसके समर्थक थे उन सब की ऐसी तैसी की और खिलजियों ने अपना राजवंश शुरू किया, अपना वंश शुरू किया। हालांकि ज्यादा टिक नहीं पाए, पर इसके जो दो शासक हैं वो बहुत ही तगड़े निकले, एक तो पहला और एक दूसरा। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, सभी को राम राम, सभी को राम राम। तो खिलजी वंश के दो ही शासक पढ़ने हैं, एक तो ये रहा, ध्यान से देखो बेटा, जलालुद्दीन खिलजी पढ़ना एक तो 1290 से 1296 सिर्फ 6 इयर्स के लिए इसने रूल किया। ठीक है, और तुम लोगों ने अगर वो पद्मावत मूवी देखी तो तुमने देखा भी होगा, रजा मुराद साहब जो हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं इसकी, जलालुद्दीन खिलजी की। और फिर है अलाउद्दीन खिलजी, रणवीर सिंह ने इसका रोल प्ले किया है पद्मावत मूवी में। इसने 1296 से 1316 तक यानी 20 साल शासन किया भाई, इसने 20 इयर्स रूल किया है। और उस मूवी में तुम्हें देखकर थोड़ा सा इसकी पर्सनालिटी का तो आइडिया हो ही गया है, इसकी पर्सनालिटी का आइडिया हो गया है। शिवू बेटा चिंता मत कर, मैं आज खुद स्ट्रिक्टली इस मामले को देखूंगा कौन कौन सी पीडीएफ्स अपलोडेड नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर तुम लोग पीडीएफ मिल रही है टाइम पे तो अच्छी बात है, मिलनी चाहिए, क्योंकि ये खुद एक नोट्स हैं, ये मैंने खुद कंटेंट छाट के बनाई हुई है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपलोड कर दिया है। कंटेंट जो काम का है, और इसलिए ताकि तुम्हारे नोट्स बनाने में मेहनत ना लगे, इसलिए हम ये तुम्हें दे रहे हैं, वरना इसकी भी क्या जरूरत है। ठीक है, तो डोंट वरी, नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। हम पूरा इंश्योर करेंगे कि पीडीएफ आपके पास टाइम पर पहुंचे। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर हमें यह पता चल गया, बच्चों कि इसने तो रूल किया 6 इयर्स, इसने तो रूल किया 6 साल जलालुद्दीन खिलजी ने, और इसने रूल किया 20 साल। ये थोड़ा बढ़िया आदमी था, पर रूलर उतना अच्छा नहीं था। आदमी बढ़िया है ऊपर वाला जलालुद्दीन खिलजी, पर जो है कि शासक बहुत बढ़िया नहीं रहा, ठीक ठाक रहा बस। और ये जो है आदमी बढ़िया नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी आदमी बढ़िया नहीं था, पर रूलर बहुत जबरदस्त रहा है। तो अब इनके बारे में कहा गया है कि ये जो खिलजी मंत्री रहे, खिलजी नोबल्स रहे, जिनको लीड कर रहा था जलालुद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी जिन खिलजी मंत्रियों को रूल कर रहा था, उनका एक तरीके से उनको लीड कर रहा था, इन सब ने जलालुद्दीन खिलजी की लीडरशिप में जो बलबन का अक्षम यानी कि जो शासन ना कर सकता था, ऐसे सक्सेसर्स को उखाड़ के फेंक दिया। भाई जब नल्ले आदमी रूल करेंगे बलबन के बाद, कैकूबाद जैसे उसके पोते वगैरह, तो कहां जो मिनिस्टर्स हैं संभलेंगे, वो तो बोलेंगे हटाओ यार इसको, हम संभालेंगे रूल को। तो इस तरह से जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अपने जितने भी खिलजी मंत्री थे उनको लीड किया और बोला भाई इसको हटाना है कैकूबाद को, ये ससुरा किसी काम का नहीं है। और फिर खिलजी विद्रोह का गैर तुर्की कुलीन वर्ग ने स्वागत किया। अब जो तुर्की लोग थे उनको तो बुरा लग रहा है कि यार तुम लोगों ने कैकूबाद को हटा दी, क्योंकि बलबन क्या था, वो तुर्क था। अब जो भी उसके दरबार में गैर तुर्की थे, जो तुर्क नहीं थे, उनको तो मजा आ रहा है। जब खिलजियों ने अटैक किया ना बलबन के पोते पर, उसको मारा, तो जो गैर तुर्की हैं, जो नॉन तुर्क लोग हैं, उनको मजा आ रहा है, मारो इनको, तुर्कों को मारो, इनको कूटो, इनको भगाओ यहां से। तो जो गैर तुर्की हैं, जो नॉन तुर्क हैं, उनको मजा आ गया। उन्होंने तो ये जो पूरा विद्रोह हुआ खिलजियों की तरफ से, इसको बड़ा एंजॉय किया कि बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मारो पीटो कूटो। ठीक है, लेकिन अब होता क्या है, खिलजियों ने भी थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन करा। खिलजियों ने भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पंगा नहीं लिया। खिलजियों ने क्या किया, खिलजियों ने जो विद्रोह किया तुर्क जो उच्च वर्ग है उनके खिलाफ, तुर्कों के जो उच्च जो ऑफिशियल्स हैं अच्छे लेवल के, उनके खिलाफ, तो खिलजियों ने क्या किया, उनको उनके पदों से बाहर नहीं किया, उनको उनकी कुर्सियों से नहीं हटाया, उनको उनके पद पे रहने दिया, पर उनका जो एक छत्र राज चल रहा था, उन तुर्क लोगों का जो एक छत्र राज चल रहा था बलबन के टाइम तक, उन सबके उस एक छत्र राज को खत्म कर दिया जलालुद्दीन खिलजी ने। बोला रहना है इन पदों पे रहो,
पर हमारे हिसाब से रहोगे। ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं, ज्यादा चपड़चू करने की जरूरत नहीं है। जैसे बोला जाएगा, खिलजी जैसे बोलेंगे वैसे काम करोगे। ठीक है भाई? चलो भाई ध्यान से देखो। अब क्या होता है कि खिलजी विद्रोह का गैर तुर्की कुलीन वर्ग ने स्वागत किया, कोई दिक्कत नहीं। खिलजियों ने तुर्कों को उच्च पदों से बाहर नहीं किया, लेकिन तुर्की के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, उनकी मोनोपोली की ऐसी तैसी कर दी। बोला एक छत्र राज नहीं चलेगा, एक छत्र राज नहीं चलेगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी बने रहो अपने पदों पर औतात में। सुना है ना तुम लोगों ने, डैश 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 औतात में। ठीक है भाई तो इनको औतात दिखा दी है। ध्यान से देखो, बिल्कुल अब ध्यान से देखो, गुलाम वंश गुलाम ही रहेगा, सही बात है, बहुत बढ़िया लोकनाथ। अब देखो जलालुद्दीन खिलजी के बाद में, ध्यान से देखो, जलालुद्दीन खिलजी के बाद में यहां पर तुम देखो जलालुद्दीन खिलजी के थोड़े से पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं, उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे। अब इसके बारे में कितनी एक बढ़िया बात है। इस बंदे ने क्या बोला देखो, वो ये थोड़ा समझदार किस्म का था। मैं बोल रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी जो है रूलर बढ़िया था, पर आदमी बकवास था। ये आदमी बहुत बढ़िया है। ये क्या बोल रहा है, आती गद्दी पर बैठा, इसने जब इसके मिनिस्टर्स ने बोला कि क्यों ना हिंदुस्तान को एक मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, तो इसने साफ साफ बोला देखो भाई, भले ही मैं बादशाह हूं, भले ही मैं सुल्तान हूं, और जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं, जो मेरी प्रजा है, वो 70 to 80% लोग, या 80 to 87% लोग जो है हिंदू हैं। अगर इतने प्रतिशत लोग हिंदू हैं तो मैं हिंदुस्तान को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित नहीं कर सकता। ये बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, ये बिल्कुल भी नैतिक नहीं है भाई। जहां पर हिंदू 80 से 85%, 87% है, मैं इस्लामिक राष्ट्र कैसे घोषित कर दूं यार? जिनके ऊपर मैं शासन कर रहा हूं, मैं उनके साथ इतनी बड़ी गद्दारी नहीं कर सकता भाई। 12-13% है मुस्लिम, उसके बेसिस पे मैं ये बोल दूं कि हिंदुस्तान जो है एक इस्लामिक राष्ट्र है। इसने साफ मना कर दिया, बोला जो लोगों का मैं शासक हूं, जो लोग मुझसे शासित हो रहे हैं, वो ज्यादातर लोग हिंदू हैं, और ये एक हिंदू राष्ट्र ही रहेगा, इस्लामिक राष्ट्र नहीं बनेगा। कितना बढ़िया आदमी है, कितना समझदार आदमी है। तो वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने स्पष्ट रूप से यह विचार रखा कि जो राज्य के शासित लोग हैं उनके शैक्षिक समर्थन पर ही आधारित होना चाहिए यह बात कि कोई राज्य इस्लामिक बनेगा या वो हिंदू रहेगा। और चूंकि भारत में अधिकांश लोग हिंदू थे, इसलिए भारत में जो राज्य है वास्तव में इस्लामी राज्य नहीं हो सकता। साफ बोला भाई, समझदार आदमी, एकदम बढ़िया आदमी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। राजेश बेटा एक बार अपना इंटरनेट चेक करो, यहां तो इंटरनेट बढ़िया चल रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर सबको दिक्कत होती है ना। थोड़ा सा एक बार चेक करो, अपना इंटरनेट चेक करो, एक बार रिफ्रेश कर ले या फिर रीलॉग इन कर ले। ठीक है, अगर दिक्कत होती तो सभी को होती बेटा। चलो, और आज मुझे पता है आज सब लोग क्यों नहीं आए हैं क्लास में, क्योंकि मिर्जापुर आ गया है। मिर्जापुर देख रहे हैं ससुरे, मिर्जापुर देख रहे हैं। राधे राधे पीयूष, हाँ कालीन भैया, गुड्डू भैया, गोलू जी, छोटे त्यागी, सब देख रहे हो, शाबाश। शरद शुक्ला। अब देखो इस बंदे ने क्या चीज अपनाई, ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस एंड अवॉइडिंग हार्श पनिशमेंट। यार इसने सबसे अच्छी चीज क्या अपनाई, इसने सहनशीलता अपनाई। मतलब बात बात पे मैं सुल्तान हूं, मेरे सामने ये कैसे हो गया, इस तरह की बातें, इस तरह की चीजें नहीं हो रही थी। सहनशील आदमी, बहुत समझदारी के साथ इसने शासन किया। ठीक है, और उसके बाद इसने किसी को कठोर दंड नहीं दिया। अगर कोई गलत काम कर भी रहा है तो उसको बेसिक सा झटका देना एक इसका बनता है, बस छोटी सी सजा, ताकि वो सबक सीख जाए और आगे ऐसी गलती ना करे। तो बहुत ही समझदार आदमी यार, सहनशील है, टॉलरेंट है, और बिल्कुल हार्श पनिशमेंट देने से बचा है ये बंदा। ठीक है भाई, चलो कोई नहीं। अब देखो आगे बढ़ते हैं। The most important aspect of his reign was the invasion of Devgiri in 1294 by his nephew and son-in-law अलाउद्दीन खिलजी। अब यहां अलाउद्दीन खिलजी का थोड़ा सा रोल आया। जब जलालुद्दीन खिलजी शासक था ना 1290 से 1296, 1290 से 1296, तो इसने क्या किया, अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को, इसका बेटा नहीं था वो, इसका भतीजा था, ये चचा था उसके। अलाउद्दीन खिलजी का क्या है, ये चचा है।
ध्यान से देखो बेटा। तो चचा जो है वो भतीजे को बोले भैया ऐसा करो, देवगिरी पर अटैक करो। देवगिरी पर यादव राजवंश शासन करता था, तो यादव राजवंश का शासन था देवगिरी। आज देवगिरी को महाराष्ट्र में बोलते हैं दौलताबाद। महाराष्ट्र में देवगिरी का अब नया नाम क्या है? दौलताबाद। तो देवगिरी यानी दौलताबाद पर 1294 में अटैक कर दिया। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये 1294 में उसको जीत के आया देवगिरी को। पहली बार साउथ की तरफ अटैक किया है। ध्यान से सुनो मेरी बात, पहली बार साउथ में कोई अगर सुल्तान गया है अटैक करने तो वो है अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, अगर तुमसे कभी पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत में सर्वप्रथम किस सुल्तान ऑफ दिल्ली ने, यानी दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश की, तो अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना बेटा, ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखो, तो उनके शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण पहलू 1294 में उनके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा देवगिरी पर आक्रमण। जो इनका भतीजा है वही इनका दामाद भी है। तुम सब जानते हो, तुमने पद्मावत मूवी देखी है, जलालुद्दीन खिलजी की बेटी से शादी करता है अलाउद्दीन खिलजी, है ना भाई। चलो, इनफैक्ट एक चीज और बताता हूं, अलाउद्दीन खिलजी का एक भाई था उलुग खान। उलुग खान जो है अलाउद्दीन खिलजी का ही भाई है। तो दोनों भाइयों ने जलालुद्दीन खिलजी की दोनों बेटियों से शादी की। समझ में आ रही है बात? अलाउद्दीन खिलजी ने भी उसकी बेटी से शादी की, और अलाउद्दीन खिलजी का जो छोटा भाई है उलुग खान, उसने भी जलालुद्दीन खिलजी की एक दूसरी बेटी से शादी की। तो दोनों ही जो भतीजे हैं, दोनों ही दामाद भी हैं। और ये जो भतीजे हैं ये किसके खानदान से हैं? ये भी याद रखना, चंगेज खान के वंशज हैं। ये चंगेज खान मंगोल के वंशज हैं, ठीक है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सद्भावना जीतने के लिए चंगेज खान के वंशज उलुग खान, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का ही भाई है, से अपनी बेटी की शादी कर दी। तो एक बेटी की अलाउद्दीन खिलजी से, एक बेटी की उलुग खान से। याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। और तुम सब जानते हो, मूवी में तुमने देखा होगा, पद्मावत मूवी में, कैसे अलाउद्दीन खिलजी धोखे से अपने चचा की हत्या कर देता है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है और जबरदस्ती गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। उलुग खान वो बलबन का भी नाम है, पर वो बलबन उलुग खान अलग है, ये उलुग खान अलग है भाई। ये अलाउद्दीन खिलजी का भाई है, ठीक है। और एक नाम के कई सारे रूलर्स हैं, टेंशन ना लो, ठीक है भाई। तो उलुग खान बलबन भी था और ये उलुग खान अलाउद्दीन खिलजी का भाई है। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब क्या होता है कि अपने चचा को मार दिया, अपने चचा यानी ससुर को मार दिया है धोखे से, खुद गद्दी पर बैठ गया है। और उसके बाद अब तुम देखो, अलाउद्दीन खिलजी का पढ़ रहे हैं हम लोग, 1296 1316। इसने क्या किया, इसने जो भी लोग इसके कंट्रोल में नहीं थे, ध्यान से सुनो, अलाउद्दीन खिलजी बहुत बकवास आदमी था, तो सभी लोग शुरुआत में इसके पक्ष में नहीं थे। एक तो धोखे से अपने चचा को मार दिया और थोड़ा सा कमीना किस्म का आदमी था, तो जनता जो है एक तो इससे चिढ़ती थी, दूसरा इसके जो नोबल्स हैं, जो अमीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, अमीर कह लो, मिनिस्टर्स कह लो, नोबल्स कह लो, इसके जो इसके मंत्री वगैरह हैं वो कह लो, वो सब जो है इसे नापसंद करते थे। तो उनको अपनी तरफ करने के लिए भाई ने क्या किया, सोना लुटाया भाई, इसने गोल्ड लुटाया, सोने के सिक्के लुटाए हैं, उनको अपनी तरफ करने के लिए लालच दिया, रिश्वत दी है, रिश्वत दे के अपनी तरफ किया, अपना सपोर्ट बनाया है, ठीक है भाई। तो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान, विनिंग ओवर द नोबल्स एंड सोल्जर्स टू हिज साइड बाय द लेविश यूज ऑफ गोल्ड। तो जितने भी अमीर हैं, सैनिक हैं, उन सबको अपने पक्ष में करने के लिए इसने सोने का प्रचुर प्रयोग किया है, सोना बांटा है उनके बीच में, ताकि लालच में रहें, दबाव में रहें और उसके बाद कंट्रोल में आ जाएं। और उसके बाद जो भी देखो ध्यान से, जो भी इसके नोबल्स अगेंस्ट गए, जिन्होंने सोना एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने बोला भाड़ में जाए तेरा सोना, तू जैसा है तेरे को हम वैसे एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, तू ऐसी तैसी करवा अपनी, तू होगा कहीं का सुल्तान, हम तुझे सुल्तान एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो भी इसके सरदार ऐसे थे जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, यानी जो भी नोबल्स ऐसे थे जो इसको सुल्तान नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, जो इसके फैमिली मेंबर्स ऐसे थे जो इससे चिढ़ते थे, जो फैमिली मेंबर्स ऐसे थे जो इसकी मुसीबत बन सकते थे आने वाले टाइम में, तो उन सब को, अपनी फैमिली मेंबर्स को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सरदारों को, उन सब को मरवा डाला,
उन सबको मरवा डाला। यानी कोई झंझट नहीं चाहिए मेरे को, कोई मुझे मेरे आसपास ऐसा नहीं चाहिए जो मेरी बुराई करे, सबको मरवा दो। सबको मरवा दिया इसने। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, नेटवर्क तो बढ़िया आ रहा है भाई। अरे जो विशाल बोल रहा है वो सही बात है क्या भाई? जल्दी बताओ। बोल रहा है कि आपकी वॉइस आपके लिप से सिंक नहीं हो पा रही है। अच्छा, निकुंज बोल रहा है ठीक है। विशाल बेटे एक बार चेक कर ले, एक बार चेक कर ले, कहीं तेरे नेटवर्क में तो इशू नहीं है ना? क्योंकि बारिश वारिश का मौसम है तो हो सकता है। यहां तो सब ठीक है बेटे। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो सबको मरवा दिया, जो इसके अगेंस्ट गया सबको मरवा दिया, चाहे ससुरा वो परिवार का ही आदमी क्यों ना हो। तो बहुत ही बकवास आदमी है ये, मैं तुम्हें बोल रहा हूं ना, बकवास इंसान है। रूलर ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, अच्छा इसने क्या किया, किसी को बख्शा नहीं। जो सरदार थे इसके, नोबल्स मिनिस्टर वगैरह, उन सबको मारा। उनके परिवार तक को नहीं छोड़ा भाई, उन तक को कठोर दंड दिया है। नोबल्स यानी जो इसके सरदार हैं, मंत्री हैं, जो इसके मिनिस्टर वगैरह हैं, उन सब की, अमीरों की पत्नियों को, यानी अमीर मतलब मंत्री, नोबल्स, मिनिस्टर, उन सब की पत्नियों को, उनके बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी कठोर दंड दिया है, उनको भी हार्श पनिशमेंट्स मिले हैं। ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माइक फिक्स कर लेते हैं। आवाज ज्यादा आ जाती है क्या महेंद्र बाबू? यह आवाज फटने लग जाती है, देखो ध्यान से। और उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने क्या किया, इसने जितने भी सरदार थे, जितने भी मिनिस्टर्स थे, ध्यान से देखो बेटा। अच्छा क्लास में चल रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। एप्लीकेशन का फिर सर्वर डाउन होगा बेटा, एप्लीकेशन का सर्वर डाउन होगा, उस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आती है कभी कभी। और ये किसी भी एप्लीकेशन में होता है, तो बिल्कुल लोड मत लो, एक आध दिन चलता है थोड़ा सा, है ना। चलो कोई बात नहीं चंदन बेटे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहां तुम्हें क्या समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। इस बंदे ने क्या किया, अब इसको क्या है कि मेरे से ऊपर कोई ना जाए, मैं जो बोलूं वैसा ही हो, जैसा मैं सोचूं वैसा ही हो, सब मेरी चमचागिरी करें, सब चाटना समझते ना भाई सीधी बात है, मतलब सब मेरे तलवे चाटे, सब मेरे गुलाम बन के रहे, कोई मेरी बुराई ना करे, इस तरह का आदमी है ये। तो इसने क्या किया, अपने सारे जो मिनिस्टर्स हैं, जितने भी नोबल्स वगैरह हैं, उन सबको कंट्रोल में रखने के लिए इसने ये बोला कि भाई पहली बात तो यह है कि अब से मौज मस्ती बंद। ये जो बिना किसी ओकेजन के जो तुम पार्टी वार्टी बनाते हो ना, जैसे हम लोग भी कई बार करते हैं ना, जैसे मान लो होली दिवाली त्योहार आया, रक्षाबंधन आया, तब तो हम लोग एंजॉय करते ही हैं। कभी मान लो हमें लगता है कि यार आज जो है मूड बहुत अच्छा है, चलो यार पार्टी करते हैं, है ना। किस दिन लग रहा है अरे यार दोस्तों से मिले बहुत दिन हो गए, भाई कहाँ है तू, भाई कहाँ है तू, भाई आ जाओ वहां मिलते हैं, पार्टी करते हैं। तो ये जो हमारा क्या फ्रिक्वेंटली मूड बनता रहता है। इसने क्या बोला, अपने मिनिस्टर्स को बोला भाई ऐसा है, जब तक ससुरा कोई ओकेजन ना हो, जब तक कोई त्योहार ना हो, ये ससुरा दावतें वावतें बंद कर दो तुम। ये जो तुम दावतें उड़ाते हो ना, ये दावतें दोबारा कंडक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर बिना त्योहार के कर दी तो तुम्हें फिर छोड़ूंगा नहीं मैं। तो एक तो इसने दावतें बंद करवा दी, पार्टी वगैरह करवाना बंद कर दिया। फिर इसने क्या किया, सभी को कंट्रोल में रखने के लिए वाइन यानी शराब वगैरह पे बैन लगवा दिया। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अभी क्लियर आएगी रवि, अभी क्लियर आएगी, अभी क्लियर आएगी। तो इसने क्या किया, अपने मिनिस्टर्स को, अपने नोबल्स को काबू में रखने के लिए एक तो उनको बोल दिया कि बिना ओकेजन के, बिना त्योहार वगैरह के पार्टी मत किया करो। ये फ्री फंड की पार्टी नहीं चाहिए मेरे को। दावतें जो तुम उड़ाते रहते हो ना, ये जो पैसा उड़ाते रहते हो, ठूसते रहते हो खाना, बिना किसी ओकेजन के पार्टी चल रही है, ये सब नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज, ये शराब वगैरह बंद कर दो। ये दारू पी के टुन्न रहने की जरूरत नहीं है। शराब कोई नहीं पिएगा, दरबार का जो आदमी है वो भी। तो शराब पर बैन लगवा दिया। ठीक है भाई, बिल्कुल 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 पीयूष, बिल्कुल सही बात है भाई। जो बंदा खुद ही इतना अंदर से चालू हो, वो दूसरों को भी चालू समझता है और उनकी चालूपंथी को कंट्रोल करने का हर काम कर रहा है ये। ठीक है, उसके बाद देखो, इसने ये भी बोला
कि एक तो बिना त्योहारों के दावतें नहीं होनी चाहिए, साफ साफ बोला। अलाउद्दीन ने अमीरों को अपने खिलाफ साजिश रचने से रोकने के लिए नियम बनाए। बेसिक बात यह है, दावतें देखो उस जमाने में दावत कंडक्ट करने का मतलब यह है कि सारे जो अमीर हैं, सारे जो सरदार हैं, वो इकट्ठे होंगे दावत में और वो इसकी बुराई करेंगे, वो इसके खिलाफ प्लानिंग करेंगे। तो ये उनको इकट्ठा ही नहीं होने दे रहा है, इकट्ठा ही नहीं होने दे रहा, क्योंकि दावत होगी तो इकट्ठे होंगे सब, पार्टी में तो सारे लोग आएंगे, आपस में डिस्कस करेंगे कि साला ये बकवास आदमी है, इसको तो लग रहा है गद्दी से हटाना पड़ेगा। तो इस तरह की कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ना कर पाए सब लोग मिलके, दावत ही कैंसिल। त्योहार में दावत होगी और उस दावत में खुद होगा, तो किसी की वैसी इसके सामने हिम्मत नहीं होगी। बाकी दावतें इसने बंद करवा दी, दारू शराब सबकी छुड़वा दी, ठीक है, दारू शराब सबकी छुड़वा दी। और उसके बाद इसने यह भी बोल दिया कि आपस में वैवाहिक संबंध मुझसे पूछ के बनाओगे। मतलब कि अगर एक सरदार दूसरे सरदार के यहां अपने बच्चों की, अपनी बेटी की शादी कर रहा है तो भाई पूछ के करोगे, क्योंकि सरदारों के बीच में क्या है, आपसी जब ये संबंध होते थे, वैवाहिक संबंध, मैट्रिमोनियल अलायंसेस होते थे, तो आपस में क्या ताकत बढ़ती थी उनकी। जैसे मान लो मैं एक सरदार हूं, मैंने अपने बेटे की, अपनी बेटी की शादी दूसरे सरदार के बेटे या बेटी से कर दी, तो अब हम दोनों जिगरी हो गए, अब हम दोनों की क्या हो गई, पार्टी बन गई एक, अब हम सुल्तान के खिलाफ साजिश रच सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि आपस में शादी नहीं करनी है भाई, आपस में नहीं करनी, यानी मेरा जो 2 सरदार है, मेरे 4 सरदार हैं, 10 सरदार हैं, वो आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस एस्टेब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये इसने रूल बना दिया। और ध्यान से देखो, जो कि अभी हमने बात की कि उत्सव पार्टियों को हतोत्साहित करने के लिए, यानी जब दारू ही नहीं होगी, कोई नशीला पदार्थ नहीं होगा, तो पार्टी कोई क्यों ही करेगा। सिर्फ खाना खाने थोड़ी जाना है। इनके हिसाब से पार्टी का मतलब है कि नशा वशा करो, थोड़ा मदिरा पान करो, मुजरा वुजरा करो। तो वो जब होगा ही नहीं तो पार्टी किस बात की। तो इसने दारू शराब नशीले पदार्थ सब छुड़वा दिए, ठीक है भाई, ताकि पार्टी ही ना हो। और उसके बाद देखो इसने क्या किया, जासूस भी अपॉइंट किए। इसको भाई ये बंदा शक में है, ये बंदा शक में है, क्योंकि गलत तरीके से आया गद्दी पर। तो ये शक में है कि कहीं जो, जैसे मैंने अपने चचा के साथ किया, पीठ में जो छुरा भौंका है उसकी, उस तरह का कोई बंदा मेरे को ना मिल जाए, मेरी ऐसी तैसी ना कर दे। तो इसने अपने जितने भी सरदार हैं उन सब के ऊपर जासूस लगा दिए, जासूस सर्विस चालू की इसने, जासूस सेवा चालू की, स्पाइस जासूस नियुक्त किए, उनको काम दिया, टास्क दिया कि मेरे जितने भी सरदार हैं उनके ऊपर नजर रखो, कहीं मेरे बारे में कोई बात तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, सभी का इंटरनेट एरर आ रहा है कि किसी किसी का आ रहा है? क्योंकि इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है यार, एकदम स्ट्रेंथ मजबूत है मेरे एंड पर, मेरे एंड पर तो क्लास एकदम बढ़िया चल रही है यार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी चलिए। तो ये जो लेक्चर रिकॉर्ड होगा, अभी बस खत्म होने वाला है थोड़ी देर में। जब ये रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है क्लास में, जब जैसी क्लास खत्म हो जाए तो देख लेना इसको, टेंशन ना लो। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं, अभी क्लास चलिए, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना बच्चों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ऑलरेडी कुछ लोग पढ़ रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते अब तो लेक्चर जो है ऑलमोस्ट खत्म होने को है। तो ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने जितने भी सरदार हैं, मिनिस्टर हैं, उन सब के ऊपर नजर रखने के लिए जासूस लगा दी उनके पीछे, कि इन ससुरों का पता करते रहो, ये मेरे बारे में कुछ बोल तो नहीं रहे, मेरे बारे में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे। जासूस लगा दिया भाई इसने। उसके बाद ध्यान से देखो, इसने क्या किया, गुजरात पर अटैक किया, गुजरात के राजा पर अटैक किया, गुजरात के राजा पर अटैक किया, राजा को मार दिया। और राजा की रानी थी कमला देवी, कमला देवी को बहलाया ससुरा। कमला देवी सुंदर थी, उठा लाया। जैसे रानी पद्मावती पर इसकी गंदी नजर थी, वैसे ही रानी कमला देवी पर भी इसकी गंदी नजर थी, और इसने उसको भी उठा लिया और उससे शादी कर ली। ठीक है भाई, और इसने मलिक काफूर को वहीं से प्राप्त किया। गुजरात से इसका एक बहुत तगड़ा गुलाम मलिक काफूर, मूवी में भी दिखाया हुआ है, ठीक है, किस तरह का आदमी तुम सब जानते हो। ऐसा माना जाता है कि मलिक काफूर जो है बाइसेक्सुअल था। बाइसेक्सुअल का मतलब मे भी तुम जानते होंगे कि जिसका इंटरेस्ट लड़कों में भी हो और लड़कियों में भी हो, तो वो बाइसेक्सुअल होता है। ठीक है, तो मलिक काफूर का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं तुमने मूवी में भी देखा होगा कि रणवीर सिंह में भी था। ठीक है, तो और कहा जाता है रणवीर सिंह मतलब वही अलाउद्दीन खिलजी। तो मलिक काफूर और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में नाजायज संबंध थे, ऐसी भी थ्योरीज निकल के आती हैं बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखो। चलो,
तो मलिक काफूर को यहीं से गुजरात से इसने हासिल किया। और मैं आपको बताऊं, मलिक काफूर को कहा जाता है हजार दिनारी। क्या कहा जाता है बच्चों? हजार दिनारी। दिनार का मतलब है सोने के सिक्के। तो 1000 सोने के सिक्के देकर मलिक काफूर को खरीदा था अलाउद्दीन खिलजी ने। और किससे खरीदा? नुसरत खान से। नुसरत खान से खरीदा था इसको। तो उस जमाने में गुलामों का व्यापार हुआ करता था, गुलाम खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे। तो 1000 सोने के सिक्के देकर, यानी बहुत महंगा पड़ा है ये, 1000 सोने के सिक्के देकर मलिक काफूर को खरीदा। मलिक काफूर को खरीदा किसने? सुल्तान ने। इसीलिए मलिक काफूर को कई बार 1000 दिनारी भी कहा जाता है, 1000 दिनारी। ठीक है। और फिर उसके बाद इसने रणथंभोर, यानी राजस्थान में सवाई माधोपुर सुना होगा, रणथंभोर टाइगर रिजर्व सुना होगा तुम लोगों ने, चित्तौड़, मालवा यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश, इन सब पर इसने कब्जा किया। और मलिक काफूर को क्षेत्र का विस्तार करने के लिए दक्षिण की ओर भेज दिया। ठीक है भाई। अगर ये मैप देखोगे, ये मैप देखो यहां पर, ये चित्तौड़ है, चित्तौड़ पर काबू कर लिया इसने, चित्तौड़। ठीक है। गुजरात को तो इसने जीत ही लिया, कमला देवी से शादी कर ली, गुजरात इसने जीत लिया, चित्तौड़ इसने जीत लिया, मालवा इसने जीत लिया, मालवा इसने जीत लिया। ठीक है। उसके बाद कौन सी जगह जीती है इसने? हां, रणथंभोर। रणथंभोर देखो, ये रणथंभोर, ये वाला एरिया जीत लिया इसने। तो चित्तौड़, रणथंभोर, मालवा, गुजरात, ये सारा इलाका इसने जीत लिया है। ठीक है। अब इसके बाद देखो, इसने साउथ में जीत हासिल करता चला गया। ये साउथ में ये जीत हासिल करता चला गया मलिक काफूर के साथ। मलिक काफूर भले कैसा भी आदमी था, बहुत तेज चीज थी वो, बहुत तेज, और बहुत ही जबरदस्त जो है सेनापति रहा इसका, बहुत ही जबरदस्त सेनापति रहा है। कैसे कि देखो भाई, देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव को हराया। ठीक है। देवगिरी पर कब्जा किया इसने, देवगिरी के राजा रामचंद्र को हराया। काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव प्रथम को हराया। द्वार समुद्र के, ध्यान से सुनो, द्वार समुद्र के होयसाल राजा, द्वार समुद्र कर्नाटक का एरिया है, वहां के होयसाल वंश के राजा वीर बल्लाल तृतीय को हराया। मदुरई के पांड्यों में जो राजा महावर्मन कुलशेखर है उसको हराया। मतलब भाई इसका यह है, इसका मतलब यह है कि देवगिरी यहां पर है, देवगिरी को हराया। उसके बाद देवगिरी के बाद इसने काकतीय वंश को हराया, काकतीयास को हराया, होयसाल राजाओं को हराया, और उसके बाद पांड्य राजाओं को हराया। मतलब तुम देख रहे हो, चित्तौड़, रणथंभोर, मालवा, देवगिरी, उसके बाद काकतीय, होयसाल, पांड्या, सबको हराते हुए चला गया रामेश्वरम की तरफ, और वहां मस्जिद बनवा दी एक। रामेश्वरम में जहां आज हमारा मंदिर है ना, रामनाथ स्वामी टेम्पल, शिव जी का मंदिर है। 4 बड़े तीर्थ स्थलों में, 4 धाम जो बोलते हैं, 4 बड़े धाम, उनमें से एक धाम है रामेश्वरम का मंदिर, रामनाथ स्वामी मंदिर, लॉर्ड शिवा का। तो वहां रामेश्वरम में इसने मस्जिद बनवाई। मस्जिद का पर्पस यह था कि देखो मैंने यहां तक जीत हासिल कर ली, यहां तक का इलाका मेरा हो गया। और वो भी किया भी इसने। चित्तौड़, रणथंभोर, मालवा, देवगिरी, काकतीय, होयसाल, पांड्य, सबको हराते हुए चला गया। तो जीत तो हासिल की है भाई, जीत तो हासिल की है। तो ऐसा कहा जाता है कि वह रामेश्वरम तक पहुंच गया था जहां उसने एक मस्जिद बनवाई थी, जो मैंने अभी तुम्हें बताया। बाकी एक चीज याद रखना, अलाउद्दीन ने अपने विश्वस्त सेनापति, एक दूसरा सेनापति भी था, गाजी मलिक, उसके नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमा को भी मजबूत किया। मतलब ये पूरा एरिया इसने जीत लिया मलिक काफूर के साथ। और एक उसका दूसरा सेनापति गाजी मलिक, उसके साथ मिलकर इसने ये जो उत्तर पश्चिम सीमा है, उत्तर पश्चिम सीमा, ये ताकि इधर से कोई अटैक ना कर पाए, क्योंकि जितने भी अटैकर्स आते थे वो यहीं से आते थे। तो इस बाउंड्री को इसने गाजी मलिक के साथ मिलकर मजबूत किया है बच्चों। ठीक है। गाजी मलिक के साथ मिलकर मजबूत किया। ठीक है। और उसके बाद देखो भाई, इसके बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, क्या प्रशासनिक सुधार किए, ये अच्छे से देख लो एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है यहां से। जैसे परमानेंट आर्मी रखने वाला, परमानेंट आर्मी रखने वाला ये पहला सुल्तान है।
कोई बात नहीं अंकुश बेटे, कोई बात नहीं, एप्लीकेशन में दिक्कत थी मुझे पता चला, कोई बात नहीं। ये लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है ऑलमोस्ट, तुम इसको देख लेना अच्छे से, मजा आएगा इस सेशन में, बढ़िया सेशन है। खिलजी डायनेस्टी हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए, एक आधा पॉइंट, एक आधा छोटा सा टॉपिक रह गया, वो कल खत्म हो जाएगा, कल ही तुगलक खत्म कर देंगे, ठीक है, कल ही तुगलक। अच्छा सैटरडे है पर फिर भी क्लास है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो कल की क्लास मिस हुई है वो सैटरडे को होगी, तो कोई भी क्लास मिस मत करना, तुम्हारे पास क्लास का नोटिफिकेशन आएगा, सेम टाइम पे हमारी क्लास होगी, सैटरडे को हमारी क्लास है, ठीक है बच्चों, क्लास मिस नहीं करनी है, कल क्लास होगी। तो फर्स्ट सुल्तान टू हैव अ परमानेंट आर्मी, स्थायी आर्मी रखने वाला पहला सुल्तान है। अब तुम बोलोगे सर क्या पहले स्थायी आर्मी नहीं होती थी? स्थायी आर्मी नहीं होती थी यार, किराए की आर्मी होती थी। उनको ना जब तक वो आर्मी में रहते थे तब तक की उनकी सैलरी या मजदूरी दे दी जाती थी, और बेसिक बात ऐसा होता था कि जो किसान है उन्हीं को आर्मी में शामिल किया जाता था थोड़ी बहुत ट्रेनिंग के साथ, तो किराए की आर्मी होती थी। जब किसानी नहीं कर रहे हैं वो लोग, खेती बाड़ी नहीं कर रहे तो आर्मी में शामिल हो गए, ठीक है, जब युद्ध नहीं है तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जब युद्ध आया तो तुरंत किसानी छोड़ के शामिल हो गए, तो इस तरह से था। पर यह पहला ऐसा सुल्तान है जिसके पास स्थायी सेना है, जिसको ये हर महीने सैलरी दे रहा है, दिहाड़ी पे काम करने वाले सैनिक नहीं है, महीने की सैलरी पर काम करने वाले सैनिक है, परमानेंट आर्मी, ठीक है, चाहे युद्ध हो या ना हो, और कैश में पेमेंट करता था भाई, कैश में पेमेंट करता था, नगद वेतन देता था सिपाहियों को, ठीक है। तो स्थायी सेना रखने वाला पहला शासक और कैश में पेमेंट करता था। और इसके बाद देखो इसने जो इसके सरदार ने, जो इसके जो नोबल्स थे, मिनिस्टर्स थे, जब जब उन्होंने कोई समस्या उत्पन्न करने की कोशिश की इसके राजपाट में, तो इसने अलग अलग तरह के अध्यादेश जारी किए। वो अध्यादेश क्या है वो कल तुम्हें पता चलेगा। तो सरदार द्वारा उत्पन्न समस्याओं से बचने के लिए अलाउद्दीन ने 4 महत्वपूर्ण अध्यादेश जारी किए। In order to avoid the problems created by the nobles, अलाउद्दीन issued 4 important ordinances, यानी 4 इसने कानून बनाए इन सरदारों से निपटने के लिए, अपने मिनिस्टर से निपटने के लिए। वही वाले अभी जो हमने बात की थी उन्हीं को कल और डिटेल में बता दूंगा। वही शराब वगैरह नहीं पीनी है, आपस में शादी वाले संबंध स्थापित नहीं करने हैं, बिना तीज त्योहार के ससुरे तुम दावत नहीं उड़ाओगे, उनके ऊपर जासूस लगा दिए, सारी चीजें उसी में है। इसने धार्मिक बंदोबस्ती और भूमि के मुफ्त अनुदान को जब्त कर दिया। इसने क्या किया, धर्म के आधार पर जो जमीन वगैरह दी जाती थी ना मौलवियों को, पंडितों को, वो देना बंद करवा दिया। बोला साला कोई जमीन नहीं जाएगी फ्री में, कोई मुफ्त अनुदान नहीं मिलेगा, किसी को कोई जमीन नहीं मिलेगी फ्री में, सारी की सारी जमीन राज्य की होगी, राजा की होगी, कोई मुफ्त में दान देने की जरूरत नहीं। तो धार्मिक बंदोबस्ती कर दी, भूमि का मुफ्त में अनुदान जो है बंद कर दिया, ठीक है। और इसने गुप्तचर व्यवस्था को पुनर्गठित किया, यानी इसने स्पाइस वगैरह लगवाए, जासूस वगैरह की जो सिस्टम है उसको बढ़िया इसने ऑर्गेनाइज किया और तरीके से, बढ़िया तरीके से, ताकि कोई इसके अगेंस्ट अगर जा रहा है तो इसको अच्छे से पता चल जाए। जासूसों ने इसकी बहुत हेल्प की है इसके राज्य को बचाने के लिए। उसके अलावा जैसे मैंने तुम्हें बताया कि जो अपने नोबल्स थे, मिनिस्टर्स थे, उन सब के ऊपर रोक लगा दी कि ससुरो कोई दारू या शराब जो है या जो नशीले पदार्थ है उनका सेवन नहीं करेगा, ठीक है भाई, कोई नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेगा। और यह भी बोला गया जो मैंने अभी तुम्हें बताया कि कहीं पर कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी नोबल्स की, मिनिस्टर्स की, आपस में कहीं मिलोगे नहीं, आपस में मिलना नहीं, क्योंकि आपस में मिलोगे तो तुम मेरे खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करोगे, सब मिलके मेरी चुगली करोगे, मेरी बुराई करोगे, है ना भाई। जैसे हम लोग क्या करते हैं, टीचर की बुराई करते हैं ना कई बार, जब टीचर ढंग का नहीं पढ़ाता है, अरे यार ये तो ऐसे ही पढ़ा रहा है ना। या फिर हम लोग बैक बिचिंग करते हैं दोस्तों की, जब 3 दोस्त होते हैं कि तो 2 दोस्त हैं ना, एक की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं, 3 दोस्तों में यही होता है, 2 दोस्त एक साइड हो जाते हैं, तीसरे वाले की ऐसी तैसी कर रहे होते हैं, मजे ले रहे होते हैं। तो वैसे ही यहां पर है, तो कहीं नोबल्स चुगली चाटी ना करे मेरे बारे में, कहीं मेरे बारे में कोई प्लानिंग प्लॉटिंग ना करे, कहीं मेरे को मारने का प्लान ना बना ले, इसलिए बोल रहा है कोई सामाजिक जमावड़ा नहीं होगा, कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी तुम लोगों की, बिना त्योहार के पार्टी वार्टी नहीं करोगे, दावतें कंडक्ट नहीं करोगे तुम। और दूसरी चीज कि मेरी परमिशन के बिना कोई भी नोबल, कोई भी सरदार दूसरे सरदार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। कि पता चला कि एक सरदार का बेटा है, एक सरदार की बेटी है, दोनों की शादी करवा दी, अब दोनों की शादी करवाती तो दोनों सरदार एक हो गए, दोनों सरदार क्या हो गए, रिश्तेदार बन गए, दोनों की एक मजबूत टीम बन गई। तो 2 सरदार अगर मिल रहे हैं, 3 सरदार, 4 सरदार अगर मिल रहे हैं तो आपस में ये सब एक हो जाएंगे और मेरी ऐसी तैसी कर देंगे। तो इसलिए उनके बीच में वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं होने दे रहा है, वैवाहिक संबंध भी स्थापित नहीं होने दे रहा है, ठीक है भाई।
बिल्कुल बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, इसने एक बहुत जबरदस्त सिस्टम चालू किया, ये इसकी तारीफ करने लायक है। ये वाला सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मैं यहां इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, इसको छोड़ना नहीं, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये फैक्ट, इसलिए मैं थोड़ा इसको लिख रहा हूं ऐसे। मैंने कई सारे आपके पीवाईक्यूज में इसको देखा है, तो ध्यान से देखो। इसने ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग, यानी ब्रांडिंग दी हॉर्सेज, एक ही बात है, दाग यानी ब्रांडिंग द हॉर्सेज, एंड चेहरा और डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर। दाग का मतलब है हॉर्सेज की ब्रांडिंग, चेहरे का मतलब है डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच सोल्जर। यानी इसने क्या किया, अपने घोड़ों को और अपने सिपाहियों को इसने और अच्छे से जानने के लिए इसने क्या किया, इसने जितने भी इसके पास घोड़े थे इसकी आर्मी में, सबके ऊपर ठप्पा लगवाना चालू किया, दाग लगवाना शुरू किया, ताकि इसको पता चले कि भाई ये घोड़ा मेरा है, ताकि उस घोड़े की डिटेल, उस घोड़े की नस्ल वगैरह सब पता रहे। तो हर घोड़े के ऊपर दाग लगता था, स्टैंप लगता था, ताकि उसकी आइडेंटिटी बन जाए घोड़े की। और हर सोल्जर का, हर सिपाही का, उस वक्त जैसे आज के टाइम में तो ये अपने पास डेटा जो है डिजिटल डेटा होता है, हम फोटो रख लेते हैं किसी का, है ना भाई। अब जैसे किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो या सरकार के अंडर आप जब कभी काम करोगे, तो सरकार के पास आपकी आइडेंटिटी होगी, आपकी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी पूरी जानकारी होगी, है ना भाई। सरकारी एम्प्लॉय की सरकार के पास पूरी जानकारी है, पूरा डेटा है। वैसे ही इसने भी अपने हर सिपाही की, हर एम्प्लॉय की जो एक तरीके से डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है वो तैयार करवाई, कि ये कौन है, इसके माता का नाम, इसके पिता का नाम, कहां का है, किस पद पर है, कितनी सर्विस हो गई, और ये कैसा दिखता है। स्केचेस बनवाए भाई, चेहरा बनवाया इसने, स्केचेस बनवाए इसने, हर सिपाही की स्केच बनवाई, उसके नीचे जानकारी लिखी, रिकॉर्ड मेंटेन किया है इसने अपने हर सिपाही का और अपने हर घोड़े का। तो घोड़े पर जो इसने आइडेंटिटी बनाई वो दाग के थ्रू, और जो जानकारी सिपाहियों की इसने हासिल की वो चेहरा बनवा के, उसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखवा के। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, एक तरह से बिल्कुल आधार कार्ड तैयार कर लिया इसने, बिल्कुल। ठीक है भाई, चलो। तो इस तरीके से बेटा आज का सेशन यहीं खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा। जो लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं शुरू से, आज जो सेशन तुमने अटेंड किया तुम्हें समझ में आया कि नहीं। जलालुद्दीन खिलजी आदमी बढ़िया, रूलर थोड़ा कमजोर। अलाउद्दीन खिलजी आदमी बकवास पर रूलर बहुत जबरदस्त। तुमने देखा सिस्टम क्या है पूरा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। आज के टाइम में बिल्कुल एक टॉपिक और रह गया इनका, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला, आर्थिक सुधार वाला। उसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है 6-7, वो और कल करेंगे। कल खिलजी डायनेस्टी खत्म और कल ही शुरू कर देंगे तुगलक। इतना ही है बच्चों, इतना ही है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। तुमको साला हिस्ट्री ऑनर्स थोड़ी करना है, तुमको एग्जाम निकालना है भाई। एग्जाम में जो चीजें आ रही हैं वो सारे फैक्ट शामिल कर लिए हैं। ठीक है, तो मैं पीडीएफ शेयर कर देता हूं और इस लेक्चर को अपलोड करवा देता हूं और बाकी वाले भी देख लेता हूं। थैंक यू निकुंज, थैंक यू बच्चों, थैंक यू मधु। कोई बात नहीं सरोज, एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी है। कल मिलते हैं, कल क्लास है, क्लास मिस मत करना। चलो बेटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।